Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि BHIC 133 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और जिन टॉपिक से एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार आते हैं। यहाँ पर अभी जो हमारा बच्चों पहला टॉपिक है वो है एकता के बारे में। तो यहाँ पर आपको एकता की व्याख्या करनी है और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो किस चीज के बारे में आपको बताना है? एकता के बारे में आपको बताना है। तो एकता एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसका उपयोग दिल्ली सुल्तान और मुगल साम्राज्य में किया गया। तो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, पहली चीज कब, जो हमारा सल्तनत पीरियड था उस टाइम पर भी जो है एकता का यूज किया गया। और दूसरी चीज कब किया गया? जब मुगल साम्राज्य था, जब भी एकता का यूज किया गया। तो इसका उपयोग दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में किया गया। इसमें एक व्यक्ति इक्तेदार को जमीन का प्रभार दिया जाता था जो राज्य के सैन्य और प्रशासनिक कार्यों को संभालने में सहायक था। तो यहाँ पर एक जो व्यक्ति होता था, एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता था? उस व्यक्ति को बना दिया जाता था इक्तादार। ठीक है, क्या बनाया जाता था? इक्तादार। इस प्रणाली का उद्देश्य राज्य के सैनिकों का वेतन देना और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना था। तो यहाँ पर आपको इस प्रणाली के उद्देश्य के बारे में बताना है। तो पहला इसका क्या उद्देश्य है? सैनिकों का जो वेतन है, सैनिकों के वेतन से ये जुड़ा हुआ है, सैनिकों के वेतन से। एंड दूसरी चीज किस चीज से? प्रशासनिक जो कार्य है, जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से चले, उसमें भी इक्तेदार की भूमिका प्रमुख होती थी। अब जो एकता है इसकी प्रमुख विशेषताएं आप लोग बताएंगे। तो इक्तेदार को एक विशेष भूभाग या प्रांत का प्रभार दिया जाता था। तो उसको या तो कोई भूभाग दे दिया जाएगा या फिर पूरा का पूरा जो आपका राज्य है, प्रांत है जो, वो उसको दे दिया जाएगा। वह उस भूमि से प्राप्त राजस्व का उपयोग सैनिकों के वेतन और प्रशासनिक खर्चों के लिए करता था। फिर ये जो भूमि है, इस भूमि से उसको क्या प्राप्त होएगा? टैक्स, राजस्व उसको प्राप्त होएगा। और फिर इस राजस्व से ही वो सैनिकों को वेतन देगा और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करेगा। भूमि का स्वामित्व तो राज्य के पास रहता था जबकि इक्तेदार का केवल प्रबंधन अधिकार होता था। तो भूमि का जो स्वामित्व है वो किसके पास है? राज्य के पास ही है। बस इक्तेदार क्या कर रहा है? प्रबंधन कर रहा है, काइंड ऑफ अ मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उस भूमि का वो मैनेजर बन चुका है, लेकिन ओनर तो आपका राज्य ही है। फिर दूसरी चीज, इसकी दूसरी जो विशेषता है वो है सैन्य वेतन। तो इक्तेदार की जिम्मेदारी थी कि वह अपनी सैनिक टुकड़ी को वेतन दे और इसके लिए वह भूमि से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल करता था। यदि भूमि से प्राप्त राजस्व पर्याप्त नहीं होता तो इक्तेदार को अपने खर्चों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती थी। तो राजस्व ही उसका एकमात्र स्रोत था इनकम का, और वहीं से ही वो जो है सेना को जो है खर्चे जो होते थे उनको भी पूरा किया करता था। फिर तीसरी चीज आपकी आ जाती है राजकीय नियंत्रण। राजकीय नियंत्रण क्या है? तो इक्तेदार जो है, इक्तेदार को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, जो राज्य के अधिकारियों द्वारा उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती थी। यह प्रणाली साम्राज्य के प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए थी। एकता प्रणाली का उद्देश्य सैनिकों की भर्ती, वेतन भुगतान और प्रशासनिक कार्यों का संतुलन बनाए रखना था। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत के समय में प्रशासनिक और सैन्य मामलों को जोड़ने के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। देन आपको बताना है अकबर के अधीन जो मनसब प्रणाली थी उसके प्रमुख लक्षणों के बारे में आपको बताना है। तो मनसब प्रणाली अकबर के शासनकाल में स्थापित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। इस प्रणाली में अधिकारियों यानी कि जिन्हें मनसबदार कहते थे, मनसबदारों को एक निर्धारित रैंक यानी कि मनसब दी जाती थी जो उनकी सैन्य ताकत और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को दर्शाती थी। अब जो मनसब का निर्णय है उसकी सैनिक टुकड़ी की संख्या के आधार पर किया जाता था। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? सैन्य जो टुकड़ी है उसकी संख्या के आधार पर जो है मनसब का निर्णय किया जाता था, सैन्य टुकड़ी की संख्या के आधार पर। इसके बाद मनसब प्रणाली के क्या क्या लक्षण हैं? तो मनसब और पदोन्नति। तो मनसबदारों को जाति और सवार के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जाति उस सैनिक संख्या को दर्शाती थी जिसे एक मनसबदार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो जितनी सैनिक है, सैनिक संख्या जो मनसबदार के द्वारा नियंत्रित है, और सवार उस संख्या को दर्शाती थी जो उसके पास घुड़सवार सैनिकों की थी। तो सवार में घुड़सवार सैनिक होते थे
और जाति में नॉर्मल वाले जो सैनिक है वो होते थे। यह संख्या उसके रैंक और कर्तव्य को निर्धारित करती थी। जिसके पास जितने ज्यादा जाति और सवार होंगे उसकी रैंक उतनी ऊंची हो जाएगी। मनसबदारों का कार्य न केवल सैन्य संचालन था बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाती थी। तो जो मनसबदार हैं वो केवल सैन्य संचालन ही नहीं करते थे बल्कि जो प्रशासनिक कार्य जैसे कि कानून व्यवस्था को बनाकर रखना, ये सारी चीजें भी वो करते थे। और मनसबदारों को उनके रैंक और जिम्मेदारियों के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाते थे। उनके वेतन का भुगतान भूमि राजस्व के से किया जाता था जो उनके अधिकार क्षेत्र में एकत्रित होता था। ठीक है। फिर मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति के बारे में आप बताओगे कि जो इस प्रणाली ने जो है मुगल साम्राज्य में सैन्य ताकत को बनाए रखने में मदद की है। इस प्रणाली ने, ये जो प्रणाली है एक मजबूत केंद्रित और सुव्यवस्थित सैन्य बल सुनिश्चित करती थी जो अकबर के साम्राज्य के विस्तार और स्थिरता के लिए आवश्यक था। फिर आपको मध्यकाल में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति के बारे में बताना है। तो मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति समाज, धर्म और संस्कृति के दृष्टिकोण से भिन्न थी। विभिन्न साम्राज्यों और धार्मिक परंपरा के अनुसार उनकी स्थिति का निर्धारण किया जाता था। कई बार महिलाओं को सामाजिक रूप से सीमित किया गया था, लेकिन कुछ महिलाओं ने राजनीति, धर्म और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो हिंदू समाज में महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू कार्यों तक ही सीमित थीं। वे परिवार की देखभाल, संतान का पालन और धार्मिक कर्तव्यों में व्यस्त रहती थी। तो ये जो उनकी पारंपरिक भूमिकाएं हैं आप वो बताएंगे। फिर आप सती प्रथा और बाल विवाह के बारे में बताएंगे कि इस प्रकार की कुरीतियां भी प्रचलित थीं। और साहित्यिक और धार्मिक योगदान में आप लोग मीराबाई का एग्जाम्पल देंगे कि जो महिलाएं हैं वो साहित्य और धार्मिक क्षेत्र में भी योगदान करती थी और उनकी राजनीतिक भूमिका भी होती थी, जैसे कि रानी दुर्गावती, राजमाता अम्बा, इनके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करें मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति, तो वहां पर हमें पर्दा प्रथा देखने के लिए मिलती है कि मुगल साम्राज्य के दौरान महम अली, जहांआरा बेगम और नूर जहां ने महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों में भी हस्तक्षेप किया। ठीक है। तो मतलब कि वो जो है राजनीति में भी पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है। जहां आरा बेगम, नूर जहां बेगम जो है वो राजनीतिक निर्णयों में पार्टिसिपेट करती थी और उनके धार्मिक अधिकार थे। तो महिलाओं को धार्मिक कार्यों में भाग लेने की कुछ स्वतंत्रता थी, लेकिन सामाजिक दबाव और पारिवारिक संरचना ने उनके अधिकारों को सीमित कर रखा था। फिर आपको दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन, उसके बारे में आपको बताना है। तो जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत ही 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुई थी। और जो भक्ति है उसमें क्या कहा जाता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। तो भक्ति में हम अपने किसी एक ईश्वर को चुन लेते हैं और उनके प्रति ही प्रेम और भक्ति दिखाते हैं। ठीक है। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के मुख्य जो पहलू हैं, पहला क्या है, संतों की भूमिका। हम देखते हैं कि जो नयनार और अलवर जो संत हैं, भक्ति आंदोलन की शुरुआत में उनकी भूमिका रही थी। इन संतों ने अपनी भक्ति काव्य रचनाओं के माध्यम से भगवान शिव और भगवान विष्णु के प्रति असीम प्रेम और भक्ति को इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। तो हम भक्ति आंदोलन में देखते हैं कि नयनार और जो अलवर हैं उन्होंने जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी। वैष्णव और शैव भक्ति परंपराएं फैली। ठीक है। और सामाजिक सुधार भी हुए, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन था उसने धार्मिक जो भी पाखंड थे, जातिवाद थे, जो भी अनुष्ठान वगैरह होते थे, उन सबके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। और संतों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को सभी जातियों और वर्गों के लिए सुलभ बनाया। तो जो संत थे उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर के प्रति क्या करना है, व्यक्तिगत भक्ति करनी है। तो इस आंदोलन ने एक नया दृष्टिकोण पेश किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने का अधिकार था। तो जो भक्ति आंदोलन है उसमें जो मेन बात होती है वो ये होती है कि हर एक जो व्यक्ति है वो ईश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत पर्सनल एक डीटी को वो चूज कर लेंगे। देन आपको दिल्ली सुल्तानों की सैन्य व्यवस्था के बारे में बताना है। तो दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था कैसी थी, संगठित थी और सक्षम थी। और यह राज्य की सुरक्षा, विस्तार और शक्ति को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। सल्तनत के सैन्य संचालन में विभिन्न प्रकार की सेनाओं का भी समावेश था। जैसे कि सैन्य संरचना हम क्या देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सेना को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो पैदल सेना जिसे इन्फेंट्री कहते हैं, घुड़सवार सैनिक कावल और हाथी सेना। तो इन सेनाओं को एक निश्चित आदेश और संरचना में व्यवस्थित किया गया था।
फिर सैन्य प्रशिक्षण, हर एक सेना को ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, ट्रेनिंग दी ताकि वो उनमें दक्षता आ जाए, वो अच्छे प्रकार से सीखें और उनके युद्ध की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो। सैन्य अधिकारियों और मनसबदारों को इक्ता प्रणाली के तहत जमीन आवंटित भी की जाती थी। तो यहाँ पर इक्ता जो हमने शुरू में पढ़ा था, तो इक्ता प्रणाली के तहत मनसबदारों को जमीन दी जाती थी। और फौजदारी, तो सल्तनत के सैन्य नेता और अधिकारी, मुल्क और फौजदार को जमीन का हिस्सा मिलता था और उनके मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती और युद्धों में नेतृत्व प्रदान करना था। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपके, इनको आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर इंक्लूड करना है। संरचना के बारे में बताना है, प्रशिक्षण के बारे में बताना है, मनसब प्रणाली के बारे में आपको बताना है। फिर आप लोग यहाँ पे बताएंगे मुगल मुद्रा प्रणाली के बारे में। तो भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित मुद्रा व्यवस्थाओं में से एक है, ठीक है, मुगल टाइम पे जो मुद्रा व्यवस्था थी। तो मुगल साम्राज्य ने अपनी शासन व्यवस्था के तहत एक मजबूत और प्रभावी मुद्रा प्रणाली स्थापित की, जिसने व्यापार और वाणिज्य को नया आकार दिया। रुपया और दिरहम, मुगल साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मुद्राएं क्या थी? रुपया यानी कि चांदी का सिक्का, दिरहम यानी कि सोने का सिक्का। रुपया प्रमुख मुद्रा था, जबकि दिरहम को व्यापार और उच्च लेन देन के लिए यूज किया जाता था। मुगल सम्राटों ने मुद्रण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई सरकारी टकसाल स्थापित किए। प्रत्येक सिक्के पर सम्राट का नाम और उसकी उपाधि अंकित होती थी। मुगल मुद्रा प्रणाली ने भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। यह प्रणाली न केवल भारत के अंदर बल्कि उसके पड़ोसी क्षेत्रों में भी व्यापार को सुगम बनाती थी। फिर आपको चांद बीबी पर भी बच्चों मैंने देखा है प्रीवियस में शॉर्ट नोट आया हुआ है लिखने के लिए। तो चांद बीबी अहमदनगर की सल्तनत की एक प्रमुख रानी और सैन्य नेता थी। उन्हें भारतीय इतिहास की एक साहसी और कड़ी शासक के रूप में याद किया जाता है और उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और अहमदनगर राज्य की रक्षा की। तो यहाँ पर बात होती है कौन से राज्य की? अहमदनगर राज्य की उन्होंने रक्षा की है। इसके मुख्य पहलू क्या हैं? तो चांद बीबी ने अपने शासनकाल के दौरान कई सैन्य अभियानों में भाग लिया। उन्होंने अहमदनगर के किलों, नगरों की रक्षा की और मुगल सेना के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। चांद बीबी ने अहमदनगर सल्तनत के प्रशासन को संभाला और मुगल आक्रमणों का सामना उन्होंने किया। उनकी राजनीतिक सूझबूझ और सैन्य नेतृत्व ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में सुरक्षित रखा। चांद बीबी का कार्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया, क्योंकि उन्होंने न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली बल्कि युद्ध भूमि पर भी सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसके जो पीडीएफ्स हैं उनके बारे में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जैसे ही पीडीएफ के बारे में अपडेट आएगा तो मैं वहां पर आपको दे दूंगी लिंक, और उस लिंक पे जाकर आप लोग अपने BHIC 133 क्लास 1 और क्लास 2 दोनों के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे टॉपिक और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं तो आप इन टॉपिक्स को जो है अपनी बुक से भी कवर कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 भी लेकर आएंगे आपके लिए, और पार्ट 3 में भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं देखती हूँ कि बच्चे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है।